CH-142 एक्सचेंज स्टूडेंट श्वेता अचानक आरव के सामने आई और बोली, विलेन, तुम यहाँ एक लाश जैसे क्यों पड़े हो? जल्दी मुझे सब कुछ बताओ कि क्या क्या हुआ था। कुछ नहीं, ये मेरा मामला है। अगर तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानो तो बेहतर होगा, आरव ने कहा। अरे बताओ ना प्लीज। आरव ने जब श्वेता को बच्चों की तरह जिद करते हुए देखा तो उसका मूड पहले से बेहतर हो गया। देखो, अब बहुत हो गया, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। जल्दी बताओ कि ये शैतान नगरी के लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और आज उन्होंने तुम पर ही हमला क्यों किया था? क्या उस शापित शैतानी लाश को तुमने मारा था? मैंने सुना कि वो एक वॉरियर क्लास जीव है, तो फिर तुमने एक स्टूडेंट होकर भी उसे कैसे हरा दिया? और वो अंकित, क्या सच में शैतान नगरी का आदमी था? क्या कहीं तुम एक अंडरकवर एजेंट तो नहीं जिसे मैजिक कोर्ट ने भेजा था ताकि तुम शैतान नगरी के लोगों से मुकाबला कर सको और अंकित और प्रवीण का पर्दाफाश कर सको? मुझे पता है ऐसा ही हुआ है, मैं सही कह रही हूं ना? श्वेता ने कुछ ही पलों में इतने सारे सवाल आरव के सामने खड़े कर दिए थे। तुम तो सच में बहुत क्रिएटिव हो, तुम्हें तो जाकर नॉवेल्स लिखनी चाहिए। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि श्वेता ने इतना सब कुछ सोच कैसे लिया था और उसके इतने सारे सवालों का वो क्या जवाब दे। और हाँ, मैं तुमसे सबसे जरूरी सवाल तो पूछना भूल ही गई। अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो तुम्हें दूसरे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, श्वेता ने एकदम सीरियस टोन में कहा। पूछो, आरव ने कहा। आखिर तुम किस एलिमेंट के मैजिशियन हो? श्वेता ने पूछा। ये वही सवाल था जो उससे लिविंग ग्रुप में बैठी श्रेया न जाने कब से पूछना चाहती थी। जब श्वेता ने ये सवाल किया, श्रेया भी मुड़कर आरव की तरफ देखने लगी। जब उसने बीस्ट बैटल कंपटीशन में आरव को पहली बार देखा था तो वो एक समिंग मैजिशियन के रूप में था। इसके बाद उसने अपने इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। देखा जाए तो इसे भी नॉर्मल माना जा सकता था कि वो पहले एक समनिंग मैजिशियन था और फिर उसने अपनी दूसरी अवेकनिंग में लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर लिया था। आखिर एक इंटरमीडिएट मैजिशियन के पास दो एलिमेंट्स की शक्ति होती थी, लेकिन जब श्रेया ने उससे मैजिक बैटल किया था तो वो उसकी कटीली वाइन्स के जंगल से बच गया था। तब उसे शक हुआ था कि आरव के पास और भी एलिमेंट्स थे। इस सवाल ने उसे बुरी तरह से उलझा दिया था और आज जब उसने आरव को बीस्ट केज में देखा था तो उसकी परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गई थी। आरव जब उन फ्लेम से बाहर निकल कर आया था तब उसका पूरा शरीर फ्लेम से ढका हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि इंटरमीडिएट फायर मैजिक की शक्ति ही थी। उस फिरई फिस्ट ग्राउंड ब्रेक की शक्ति को तो वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। रह रहकर वो सीन उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ये एक फायर मैजिशियन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अभी एडवांस रैंक पर पहुंचा भी नहीं है, तो इसके पास तीन अलग अलग मैजिक कहां से आए? श्रेया ने मन ही मन सोचा। जब तुम लोग देख ही चुके हो तो फिर पूछने का क्या फायदा? आरव ने उनसे कोई झूठ नहीं कहा। सच तो ये था कि वो दोनों आरव की प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करते थे। नहीं तो अगर वो चाहते तो संजीवनी भूमि के किसी भी इंसान से आरव के बारे में पता कर सकते थे और उन्हें इसके बारे में लगभग सब कुछ पता लग जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हारे पास सच में तीन एलिमेंट्स हैं? अब श्रेया चुप नहीं रह पा रही थी। वो उठी और आरव के सामने जाकर खड़ी हो गई। श्वेता को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आरव के पास सच में तीन एलिमेंट्स थे। तुम तो सच में किसी मैजिक नोवेल के कैरेक्टर हो। न सिर्फ तुम्हारे पास तीन एलिमेंट्स हैं बल्कि तुम उनमें से दो को इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचा भी चुके हो। ये करना अच्छे मैजिशियन के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, श्रेया ने तुरंत सोचकर कहा। वो बखूबी जानती थी कि अपने दो एलिमेंट्स को इंटरमीडिएट रैंक तक कल्टीवेट करना कितना मुश्किल था। आज आरव को अपना फायर एलिमेंट इस्तेमाल करते हुए देखकर श्रेया समझ गई थी कि उसके फायर एलिमेंट की शक्ति उसके समनिंग एलिमेंट से कहीं ज्यादा थी। देखा जाए तो वो उसके लाइटनिंग एलिमेंट की शक्ति से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका फायर कोई कॉमन ग्रेड फायर नहीं बल्कि एक स्प्रिट ग्रेड फायर था। विलेन, मतलब तुम्हारा सबसे स्ट्रोंग एलिमेंट न तो समनिंग एलिमेंट है और न ही लाइटनिंग एलिमेंट है, वो तो फायर एलिमेंट है, श्वेता ने कहा। हाँ, तुमने सही कहा, आरव ने हंसकर उसे जवाब दिया। उसके बारे में इतना सब जानने के बाद श्वेता तो जैसे आरव की फैन ही हो गई थी। श्रेया खुद एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन थी। पहले उसे लगता था कि उसकी शक्ति आरव के बराबर थी, लेकिन तब उसे ये नहीं पता था कि आरव के पास तीन एलिमेंट्स थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने बीस्ट बैटल कंपटीशन में अपने माइनर एलिमेंट से 200 लोगों को हरा दिया था। ये बात तो सच में काबिले तारीफ थी। श्रेया ये सोच रही थी कि उसे ये बात समझने में इतना वक्त कैसे लग गया। वो हमेशा से जानती थी कि आरव में कुछ अलग बात थी, वो आम मैजिशियन की तरह नहीं था। श्वेता को अब गुस्सा आ रहा था। उसे लोगों के साथ गेम्स खेलना बहुत पसंद था और वो जानती थी कि आरव कोई सीक्रेट छुपा रहा था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका सीक्रेट इतना बड़ा था। उसे तो लगता था कि आरव ज्यादा से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को उससे छुपा रहा होगा।
उस रात जादू नगरी से शैतान नगरी के लोगों का सफाया हो गया था। उस रात स्पन नगरी में भी कुछ हुआ था। इसके पीछे कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए आखिर में उसे एक अजीब घटना मानकर भुला दिया गया था। लेकिन अनन्या ने इस बारे में आरव को सब कुछ बता दिया था। इससे आरव को याद आया कि मिस मीरा ने उसे बताया था कि स्पन नगरी में उन्हें कुछ काम था, लेकिन यहाँ असलियत में जो भी हुआ था वो सिर्फ मैजिक कोर्ट और मैजिक ऑर्गेनाइजेशन को ही पता था। शैतान नगरी के हमले के कुछ दिनों बाद आरव अनन्या से मिलने उसके स्कूल गया। इतने दिनों तक साथ रहकर अनन्या और छुटकी मानो जैसे बहन बन गई थी। क्या वो लोग अनन्या पर भी हमला करने वाले थे? आरव ने छुटकी से पूछा। वो अनन्या को लेकर अब भी परेशान था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो एकदम सही सलामत रहेगी। स्पन नगरी में भी एक मैजिक कोर्ट ऑफिस है, तो शैतान नगरी के लोग यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं अनन्या की रक्षा कर रही थी तो मुझे एक ऐसी बात पता चली जो तुम कभी नहीं सोच सकते थे, छुटकी ने रहस्यमय ढंग से कहा। ऐसा क्या पता चला तुम्हें? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। अनन्या की रक्षा करने के लिए तो कोई पहले से ही यहाँ मौजूद है, छुटकी ने कहा। कोई उसकी रक्षा कर रहा है। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि छुटकी क्या कह रही थी। ये मेरी गलतफहमी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि ये कोई लड़का है जो उसे पसंद करता है या फिर कोई और। लेकिन हाँ, मैंने इतना पता लगा लिया है कि ये शैतान नगरी का नहीं है, छुटकी ने आरव को बताया। आखिर ये चल क्या रहा है? सीधे साफ साफ बताओ। अनन्या को लेकर आरव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे भी अभी ज्यादा कुछ नहीं पता। आरव ने कई बार छुटकी से पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने यही कहा कि उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये उसके सिर्फ गट फीलिंग थी। आरव ने इस बारे में अनन्या से भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि न तो उसने किसी को भी अपने आसपास देखा था और न ही महसूस किया था। अनन्या का जवाब सुनकर आरव और परेशान हो गया था। अनन्या की रक्षा करना उसका काम था और उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन था जो उसकी बहन की रक्षा कर रहा था। और अगर देखा जाए तो आरव को ये रक्षा कम स्टॉकिंग ज्यादा लग रही थी। वो अनन्या की माँ भी तो हो सकती है। वो उसके पैदा होते ही हम सबको छोड़कर चली गई थी और फिर कभी उससे मिलने भी नहीं आई। हो सकता है अब वो उससे छिपकर उसकी रक्षा कर रही हो। आरव, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है कि अनन्या जहाँ है वहाँ सुरक्षित है। आरव की बात सुनने के बाद आयशा को सबसे पहला ख्याल अनन्या की माँ का आया था। जब आरव ने अनन्या की मां यानी कि उसकी छोटी मैसी के बारे में पूछा तो आयशा ने एक गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बताया। आयशा ने उसे बताया कि उसकी छोटी मौसी बिन बिहाय प्रेग्नेंट हो गई थी और अपने घर यानी कि आरव के नाना के यहाँ से भागकर उनके यहाँ रहने आ गई थी। तब आरव आयशा की दोस्त यानी कि उसके मुंह बोली मौसी के यहाँ रह रहा था। जब अनन्या पैदा हुई थी तो आयशा की छोटी बहन घर छोड़कर भाग गई थी। आयशा दिल की बहुत साफ इंसान थी। उसकी छोटी बहन के जाने के बाद उसने अनन्या की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और कभी भी उसे उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। आरव ये सब सुनकर हैरान रह गया था। इतने सालों तक उसने कभी अपनी मां से अनन्या की मां के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। वो हमेशा उनका नाम सुनकर गुस्सा हो जाती थी। लेकिन आज जब उन्होंने उसे पूरा सच बताया तो वो समझ गया कि उसकी मां अपनी छोटी बहन के बारे में बात क्यों नहीं करती थी। उसकी मौसी का दिल सच में पत्थर का था। वो अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई थी। इतने समय से इस दुनिया में रहने के बाद उसे आज पता चला था कि उसका एक और परिवार है जो शायद उसके बुआ और चाचाओं से अलग है। लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि उसकी मां ने कभी अपने परिवार के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। छुटकी की बात को सोचकर आरव को यही लग रहा था कि उसकी छोटी मौसी ही थी जो अनन्या की रक्षा कर रही थी। शायद वो उनके सामने आने से डरती थी। आरव ने इस बारे में अनन्या को कुछ नहीं बताया। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। आरव कुछ और दिनों के लिए स्पन नगरी में रुक गया। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसने विराट और मिस्टी को मरते हुए देख लिया था। वो दोनों एक दूसरे के लिए एक फैमिली की तरह थे। इसलिए आरव अनन्या के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। आखिर वो उसकी इकलौती बहन थी। छुटकी स्पन नगरी के उस अजीब केस में बहुत इंटरेस्टेड थी, इसलिए उसने उसका इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी। लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं पता चला था। आखिर में उसने हार मान ली। वो आरव और अनन्या को अकेले कुछ वक्त देना चाहती थी, इसलिए पहले जादू नगरी लौट गई। आरव, कहाँ हो? अरे जल्दी वापस आओ। डीन सूर्यकांत ने तो हमें बेच दिया। वो चाहते हैं कि हम एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी जाएं। रुद्र ने आरव को फोन पर बताया। क्या एक्सचेंज स्टूडेंट्स? रुद्र की बात सुनकर आरव कंफ्यूज हो गया था। देखो, मैं साफ साफ तो कह रहा हूँ कि हम एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं। देखो, अगर सरल शब्दों में कहूँ तो ये दो यूनिवर्सिटीज के बीच की लड़ाई है। ऐसा हर साल होता है, रुद्र ने आरव को समझाया। लेकिन ऐसा क्यों? आरव अब भी कंफ्यूज था।
अगर तुम पूरे देश में देखो तो सिर्फ कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी से मुकाबला कर सकती हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को चुनती है जो 3 महीने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और इस बार हम सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में कई पागल और मुसीबत खड़ी करने वाले लोग भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि वहाँ का स्टाफ भी अजीब है। हमारी यूनिवर्सिटी की इज्जत के लिए वो हमें जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, रुद्र ने उसे बताया। आरव जादू नगरी में पहुंचकर सीधा यूनिवर्सिटी गया। डीन सूर्यकांत और डीन सुरेश को ढूंढने के बाद उसने उनसे कहा, सर, आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे ही मेरा नाम एक्सचेंज स्टूडेंट्स की लिस्ट में डाल दिया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे कोई एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर कहीं जाना है, और खासकर सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल भी नहीं, जहां सब मेरी बेइज्जती करेंगे। आरव, ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारी शक्ति इतनी ज्यादा है कि सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई हरा भी नहीं पाएगा। सीनियर कैंपस में बहुत कम एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से तुम एक हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? डीन सुरेश ने उसे समझाते हुए कहा। सर, आप तो जानते हैं न कि मुझे लाइमलाइट पसंद नहीं है, और यहाँ तो स्टूडेंट्स न जाने कितनी यूनिवर्सिटी से आएंगे। मुझे यहाँ नहीं जाना, आरव ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा। वो जादू नगरी में बहुत खुश था। यहाँ उसे हीरो हंटिंग एजेंसी में मिशन पूरे करने के लिए पैसे मिलते थे। यहाँ वो मैजिकल बीस्ट से लड़ता था और दिन रात अपने एलिमेंट को कल्टीवेट करता था। तो फिर वो सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहता, जहां उसे लोग नीची नजरों से देखते? सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स जीनियस होते थे और उसे उन सब के बीच नहीं जाना था। आरव, प्लीज मना मत करो। हम जानते हैं कि एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी जाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस बार वहां जाएंगे, हम उन्हें कुछ न कुछ इनाम देंगे। मेरे पास एक फोकस मैजिक टूल है। इसकी खासियत यह है कि मैजिक बैटल के दौरान ये किसी भी तरह के स्पिरिट अटैक का सामना कर सकता है और मैजिशियंस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, डीन सूर्यकांत ने कहा। डीन सूर्यकांत बहुत ही अनुभवी इंसान थे। वो बखूबी जानते थे कि किसको कैसे मनाना है, इसलिए उन्होंने ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आरव से सीधे मुद्दे की बात की। ये टूल स्पिरिट अटैक्स का सामना कर सकता है? आरव ने पूछा। उसे तुरंत रावण के स्पिरिट अटैक्स की याद आ गई, जिसने मीरा जैसी एक्सपर्ट तक को कैद कर लिया था। उसकी स्पेल्स दूसरे मैजिशियंस को उनकी स्पेल्स इस्तेमाल करने से रोक देती थी। आरव को फिजिकल अटैक से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस तरह के आत्मा पर करने वाले अटैक से बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर कभी उस पर ऐसा अटैक होता तो वो अपनी किसी भी स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसी सिचुएशन में अगर उसके पास ये फोकस मैजिक टूल होता तो मानो उसके लिए सारे आत्मा अटैक से एक रक्षा कवच मिल जाता। ठीक है, तो फिर तय रहा, आरव ने वो फोकस मैजिक टूल लेकर कहा। ये फोकस टूल एक लॉकेट की तरह था। वैसे तो आरव पहले से एक पेंडेंट पहने हुए था, लेकिन ये दिखने में उसके काले पेंडेंट से कहीं बेहतर था, इसलिए वो उसे शर्ट के ऊपर भी पहन सकता था। आरव जानता था कि सीट को पता चल गया था कि संजीवनी झील का पानी उसने इस काले पेंडेंट में छुपा कर रखा था, और शायद उसने शैतान नगरी के लोगों को भी इस बारे में बता दिया था। इसलिए इस फोकस लॉकेट को पहनकर वो उन लोगों को बेवकूफ बना सकता था, जो कि तुमने अब अपना मन बना लिया है। तो अब सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी जाकर तुम हमारी आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी का नाम मिट्टी में मत मिलाना, डीन सुरेश ने कड़े शब्दों में आरव से कहा। दूसरे स्टूडेंट्स एक्सचेंज स्टूडेंट्स बनकर एक नई यूनिवर्सिटी और नई जगह जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे। डीन सूर्यकांत ने आज तक ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा था जो एक्सचेंज स्टूडेंट्स न बनने की रिक्वेस्ट करता, और एक फोकस मैजिक टूल कोई आसानी से मिलने वाली चीज नहीं थी। लेकिन आरव को वहां भेजने के लिए वो इसे देने के लिए भी तैयार थे। सर, आप लोग फिक्र मत कीजिए, अब मैं सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को हरा दूंगा। चूंकि अब आरव को उसका इनाम मिल चुका था, वो इस कंपटीशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता था। डीन सूर्यकांत ने उससे सख्ती से कहा, वहां कोई परेशानी मत खड़ी करना। नहीं सर, मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद डीन सूर्यकांत ने फिर से कहा, और ज्यादा अच्छा बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सही हो तो परेशान मत होना, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। आरव ने डीन सूर्यकांत की बात सुनी और वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। डीन सूर्यकांत की बात का सीधा सीधा मतलब यही था कि अगर उससे कोई ज्यादा हेकड़ी दिखाए तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें अच्छा सबक सिखा सकता था। वो लोग उसका पूरा सपोर्ट करते।